मेरा नाम भावना है एंड आई एम परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम COEP। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं HSC बोर्ड्स एग्जाम के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि हमारे HSC बोर्ड्स के एग्जाम के रिजल्ट आ गए हैं, हमारे PCM PCB के रिजल्ट आ गए, हमारा कॉमर्स का रिजल्ट आ गया, आर्ट्स का रिजल्ट आ गया, MCVC का रिजल्ट आ गया, सभी ब्रांचेस के रिजल्ट आ गए हैं। ठीक है, तो अ वेरी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोस्त जिन्हें जितनी परसेंटाइल चाहिए थी उतनी आ गई। जितने बच्चों को, कुछ बच्चों को 90+ चाहिए थी, उन्हें 90+ आ गई। कुछ बच्चों को बस कट ऑफ क्लियर करना था, क्राइटेरिया क्लियर करना था, CET का ले लो, JEE का ले लो, जो भी है। अ वेरी वेरी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। पर कुछ बच्चों का अब तक क्राइटेरिया क्लियर नहीं हुआ है। कौन सा क्राइटेरिया दीदी? मुझे तो JEE वगैरह देना ही नहीं था, मुझे देना था MST CET एंट्रेंस एग्जाम, राइट? मुझे MST CET एंट्रेंस एग्जाम देना था, मतलब देना है। अभी मैं एक अटेम्प्ट दे चुका हूँ और मुझे दूसरा अटेम्प्ट देना है। पर आपको पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, बस आपको बता रही हूँ कि अगर आपको MST CET देना है तो आपका ग्रुपिंग का एक क्राइटेरिया होता है। ग्रुपिंग का क्या क्राइटेरिया होता है दीदी? अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, ठीक है, अगर आपका OBC SC ST PWD का कोई सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है और आप जनरल कैटेगरी से CET दे रहे हैं तो आपको PCM या PCM या बायोलॉजी में आपको टोटल 45% चाहिए। कितने परसेंटेज चाहिए? 45%। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 45 होने चाहिए। आपकी किसी सब्जेक्ट में अगर 40 मार्क्स है समझो और दूसरे सब्जेक्ट में आपके 50 मार्क्स आ गए तो एवरेज आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एवरेज, बाकी सब्जेक्ट्स इंग्लिश IT ज्योग्राफी फलाना ढिमकाना साइकोलॉजी जो भी आपने दिया है वो सब छोड़कर आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के एग्रीगेट मार्क्स हैं, एग्रीगेट का मतलब एवरेज होता है, उसका मतलब आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अगर मुझे 45 50 + 60 आए हैं, ठीक है, तीनों में किसी भी सब्जेक्ट में, तो हमारा ओवरऑल जो भी होता है ये 45 से ज्यादा है। ठीक है, अब अगर मुझे 135 टोटल 300 में से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नहीं आए हैं, यानी मेरा ग्रुपिंग का क्राइटेरिया क्लियर नहीं हुआ है, तो लॉ के हिसाब से हम MST CET काउंसिल के नहीं बैठ सकते। हाँ, अगर आपके CET में 95% आए हो, 99% आए हो, आप CET के काउंसिलिंग में नहीं बैठ सकते जब तक आपका ग्रुपिंग का क्राइटेरिया क्लियर नहीं होगा। ये तो हो गई जनरल कैटेगरी की बात। अब मैं तो रिजर्व कैटेगरी से हूँ दीदी, मैं SC ST कैटेगरी से हूँ और मेरा ग्रुपिंग का क्राइटेरिया का क्या है? क्या मेरे लिए भी ग्रुपिंग क्राइटेरिया है? हाँ है, बिल्कुल है। आपके लिए भी ग्रुपिंग क्राइटेरिया है। आपके लिए ग्रुपिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा कम है। आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी का ओवरऑल है उसमें आपको 120 यानी ओवरऑल आपको 40% एग्रीगेट चाहिए होता है। ठीक है, यानी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स मिला के या बायोलॉजी जो भी आप देना चाहते हैं उसका सम आपको मिला के 40% होना चाहिए सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में। मैं बता रही हूँ सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में, बाकी सब्जेक्ट्स को काउंट मत कीजिए। ठीक है, तो ये हुई ग्रुपिंग की बात। तो इसका मतलब अगर आपके अभी 45 से कम परसेंटेज आए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के तो आप CET की काउंसलिंग के लिए नहीं बैठ सकते। तो अब मैं क्या करूँ दीदी? मेरी तो मुझे तो कॉलेज में एडमिशन CET से ही मिलेगा। मैं स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, मेरे JEE में भी अच्छी परसेंटाइल नहीं है, मैं CET के लिए ट्राई कर रहा हूँ सेकंड अटेम्प्ट के लिए। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं कॉलेज में एडमिशन ही नहीं ले पाऊंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास और एक अपॉर्चुनिटी है। क्या है दीदी वो अपॉर्चुनिटी? इंप्रूवमेंट एग्जाम की एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है? इंप्रूवमेंट जो एग्जाम है उसमें हम ऐसे बच्चे, कौन बैठता है अब इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए? जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं HSC बोर्ड में, बट उनका जो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम का क्राइटेरिया होता है, जैसे CET के लिए तो 45 है, JEE मेंस के लिए आपको ओवरऑल 75 के ऊपर परसेंटेज लाना होता है। कितना? ओवरऑल, ठीक है, ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। ओवरऑल आपके जितने भी सब्जेक्ट्स आपके क्लास 12th में हैं, आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करो, आपको 75% लाने हैं। ठीक है, बिट्स का क्राइटेरिया होता है। बिट्स, अगर आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन मिला, आपने बिट्सैट एग्जाम दिया था, तो आपको 75% ओनली इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको चाहिए। अलग अलग एग्जाम के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आपको IME CET देना है तो आपको 60% एग्रीगेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब हम तो CET की बात करेंगे। ठीक है, हम तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट हैं, CET की बात करेंगे। मैं बस आपको एक आइडिया दे रही थी। तो आपकी तरफ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अपने एंट्रेंस एग्जाम, रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम में डिजायर्ड परसेंटाइल आ गई होती, लेकिन वो बस एडमिशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनका बोर्ड्स का ग्रुपिंग का क्राइटेरिया क्लियर नहीं होगा। तो अब हमें बात करनी है इंप्रूवमेंट एग्जाम की। इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होती है? वो बच्चे जो HSC बोर्ड को पास कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? पास। वो बच्चे जो HSC बोर्ड को पास कर लेते हैं वो लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम में बैठते हैं क्योंकि वो अपना रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम की काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं और अलग अलग क्राइटेरिया होता है, जैसा अभी हमने समझाया। तो अब ये एग्जाम दूंगा या दूंगी। ठीक है, अभी कब होता है ये एग्जाम कब होता है? ये मंथ ऑफ जुलाई में होता है और जून में इसका फॉर्म रिलीज हो जाता है। मई एंड से या फिर जून के फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म ओपन हो जाता है। ठीक है,
और इसका बिल्कुल हिसाब से जैसा आपका बोर्ड्स हुआ था ना वैसा ही होने वाला है। जैसे आपके बोर्ड्स के प्रैक्टिकल एग्जाम हुए थे वैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे और फिर आपका बोर्ड्स होगा, ठीक है। तो सब कुछ बिल्कुल बोर्ड्स की तरह ही होगा, बस आपके सब्जेक्ट थोड़े चॉइस के होंगे, जितने सब्जेक्ट आपको देने हैं आप उतने दे सकते हैं और दोनों में से जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो चूज किया जाएगा। पर जो जून का रिजल्ट होता है उसमें इंप्रूवमेंट रिजल्ट लिख कर आता है, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज मिल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है, सबको पता है कि ग्रुपिंग क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो ठीक है, एचएससी रिजल्ट डिक्लेयर, आज तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, इसके बाद हमारा और एक चांस है, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दिया मैंने, अप्लाई फॉर दिस फॉर्म जब भी ये रिलीज होगा। अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में थोड़ी और चर्चा करें, थोड़ी और बात करते हैं। अब कितनी बार आप एचएससी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अभी तो आप बोल रहे होंगे दीदी मेरा ड्रॉप लेने का प्लान है, मैं इस साल नहीं प्रिपरेशन करना चाहता या करना चाहती। कुछ बच्चे नीट का भी एग्जाम दे रहे होंगे, उनका भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में 50% एग्रीगेट नहीं बना होगा, तो उनको क्या करना है, वो आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज देते हैं। ऐसा नहीं कि बोर्ड आपको एक ही चांस देता है, 3 और अपॉर्चुनिटीज बची है। पहले तो इस साल, जिस साल आपने बोर्ड्स में अपियर किया है फेब में, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी किसी अलग काम में बिजी हो, एकदम अपना ध्यान यहाँ पर लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अटेम्प्ट 1 यानी आपका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का फरवरी में हुआ था वो हुआ था। अगर आपको उसका क्राइटेरिया क्लियर नहीं होता है, आपके पास और 3 अपॉर्चुनिटीज होती हैं। पहली तो सेम एकेडमिक ईयर में, जून और जुलाई में अभी होगी, 2026 में होगी ये वाली एग्जाम। इसमें आप बैठ के अपना ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर कर सकते हैं। पर आप बोलेंगे नहीं तो मुझे तो ड्रॉप लेना है, मेरा अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ था इस साल, मुझे ड्रॉप लेना है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ड्रॉप लेना है, आप ले सकते हैं ड्रॉप। आप बोलेंगे मैं बोर्ड्स को अच्छे से प्रिपेयर करके अपना परसेंटेज पूरा बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे 90% चाहिए बोर्ड्स में, मुझे बस ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर नहीं करना, ठीक है, वो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास। आप अटेम्प्ट 2 दे सकते हैं। कब दे सकते हैं आप अटेम्प्ट टू? फरवरी मार्च में, जब आपका मेन बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैं बोर्ड 2 टाइम दे सकती हूँ? नहीं, आप बोर्ड 4 टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो बस सुनते रहिए। ये हो गए हमारे 3 अटेम्प्ट, एक अभी आपने दे दिया, एक अभी आप दे सकते हैं जून जुलाई में, एक अगले साल 2027 में, 2027 के जो फरवरी मार्च में बोर्ड एग्जाम होती है वो भी दे सकते हैं। उसके बाद भी उसके सब्सिक्वेंट इंप्रूवमेंट एग्जाम यानी 2027 की सब्सिक्वेंट जो बोर्ड्स की एग्जाम होती है वो भी आप दे सकते हैं। यस, यू कैन गिव 4 बोर्ड्स एग्जाम, बट बस आपका थोड़ा इंप्रूवमेंट एग्जाम से लिख कर आता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप एग्जाम का क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनका जो एक क्लियर नहीं होता, उनको ड्रॉप लेना होता है, वो ये सब चीज करते हैं, ठीक है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया। हम कितनी बार बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं? 4 बार, जिसमें से हम एक बार अब दे चुके हैं, तो अब हमारे पास कितने बचे? 3 बार हम और दे सकते हैं, ठीक है। पर तीनों बार मत दीजिएगा, नेक्स्ट वाले में क्लियर कर लीजिएगा, ओके। नाउ अब टोटल 3 अटेम्प्ट्स हमारे पास बचे हुए हैं, और ईयर मतलब अभी 2026 का जो एक बोर्ड एग्जाम है और 2027 में हम और 2 सब्सिक्वेंट बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात ग्रुपिंग क्राइटेरिया की, हमने बात कर ली। अटेम्प्ट 1 इफ यू आर प्रिपेयर्ड, अभी अगर आपको लगता है अब मेरा बस थोड़ा सा रह गया था कम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से, मैं बोर्ड्स पे अगर प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करता, ये बस ये छोटी सी चीज कर लेता तो मेरा क्राइटेरिया क्लियर हो जाता, मुझे बोर्ड से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप अभी वाला अटेम्प्ट दे दीजिए, 1 महीना आपको मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आपको 1 महीना मिलेगा, उसमें अपना आप बोर्ड एग्जाम का ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर कर सकते हैं। नहीं, आपको लगता है मुझे तो ड्रॉप ही लेना है दीदी, मेरा इस साल होने नहीं वाला, मेरा इतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है किसी भी एग्जाम का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ड्रॉप ले सकते हैं। आप अगले साल फेब में जो एग्जाम होगी उसको दे सकते हैं, आपको और एक 6-7 महीने और मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसमें भी क्लियर नहीं हुआ तो बोर्ड आपको और एक अपॉर्चुनिटी देता है, विच इज योर अटेम्प्ट 3 विच विल बी फाइनल अटेम्प्ट। इसके बाद आप बोर्ड एग्जाम में अपियर नहीं कर सकते हैं एचएससी स्टेट बोर्ड के, ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड से यदि आप हैं, अगर आपने बोर्ड एग्जाम दी है तो आप 4 बार से ज्यादा बोर्ड्स नहीं दे सकते। दिस विल बी योर लास्ट अपॉर्चुनिटी, दिस विल बी इन द मंथ ऑफ जून, दिस विल बी इन द मंथ ऑफ जून ऑफ 2027, ठीक है। ये बात हो गई, ग्रुपिंग क्राइटेरिया की बात होगी, ठीक है। और कितनी बार बोर्ड दे सकते हैं, कब कब दे सकते हैं, उसकी बात हो गई। नाउ ये यूजुअली जून 1 से जुलाई 7 के बीच में होता है, जुलाई 1 से जुलाई 7 के बीच में होता है ये एग्जाम, ठीक है। इसका पेपर थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट ऐसा माना जाता है। मुझे तो दोनों बराबर ही लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी इंप्रूवमेंट के बच्चों को बैठना होता है, ठीक है, उनके भी थोड़े बहुत कम मार्क्स आए होते हैं, तो इतना स्ट्रिक्ट पेपर बनाते हैं नहीं, बस चेकिंग थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, पर क्योंकि आपको टाइम भी ज्यादा मिला होता है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन विंडो में, जैसा कि मैंने बताया कि या तो आपका मई एंड में आपका एप्लीकेशन विंडो खुल जाएगा, या फिर जून के फर्स्ट वीक में आपका एप्लीकेशन विंडो ओपन होगा। और ये विंडो बस 1 हफ्ता ओपन रहता है, माइंड यू, बस 1 हफ्ता, ठीक है। 1 महीना पहले की तरह नहीं ओपन रहने वाला, तो आपको एकदम एक्टिव रहना है सब जगह। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलने वाली है, ठीक है। बाकी जगह भी जहां भी आपको वेबसाइट वगैरह, एमएसटीसीटी की वेबसाइट भी, सॉरी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की वेबसाइट भी आप रेगुलरली चेक करते रहो, रोज सुबह उठने के बाद वही चेक करो, ठीक है। आपके कॉलेज में भी आप बोल के रख सकते हो मैम को, जितने भी बच्चे साथ में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, कॉलेज वाले ही कराते हैं आपकी इंप्रूवमेंट एग्जाम, राइट। तो उनसे भी कांटेक्ट में रहो, ऐसा नहीं कि हो गया एग्जाम तो कॉलेज छोड़ देना है, ठीक है। तो कांटेक्ट में रहो, फ्रीक्वेंटली रोज रोज चेक करते रहो, ठीक है। नाउ
ठीक है। एग्जाम शेड्यूल के बारे में तो अभी टेंटेटिव डेट्स हैं, ये अलग अलग आती रहते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सो अब आपको इमीडिएटली एक्ट करना है, अभी आपको डिसीजन लेना है कि अभी आपको एग्जाम देनी है इस साल वाली या फिर आपको ड्रॉप लेना है। अपने कंपेटिटिव एग्जाम के स्कोर को भी एनालाइज कीजिए थोड़ा, और जो भी डिसीजन आपको अपने हिसाब से लेजिटिमेट लगता है आप वो ले लीजिए, और उस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज अभी ज़्यादा टाइम है नहीं। तो बात कर लिया हमने अटेम्प्ट 1, अटेम्प्ट 2, अटेम्प्ट 3, और इसके पहले जॉब हम दे चुके हैं। तो कंक्लूसिवली तो ये 4 अटेम्प्ट हो गए, बट अभी आपके पास 3 और अटेम्प्ट बचे हुए, राइट। सो या योर फ्यूचर, योर स्कोर, टेक कंट्रोल। नाउ इज द टाइम जब आप डिसाइड करें कि अब आपको क्या डिसीजन लेना है अपनी लाइफ के लिए। क्या आपको इस साल फिर से बोर्ड देना है इंप्रूवमेंट के लिए, या फिर आप अगले साल देना चाहें तो वो भी आपके हाथ में है। सो हाँ, ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो था। आई नो शॉर्ट नोटिस पे बनाना पड़ा, बिकॉज ऑफ कोर्स आप लोगों की डिमांड आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे काफ़ी बच्चों के। तो ठीक है, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिलने वाली है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू